जैन साथियों, कैसे हो सभी? और अपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे अभी? नदियाँ पढ़ रहे थे ना। और हमने सिंधु वाला अववाहित तंत्र कंप्लीट कर लिया था, पूरा का पूरा। हमने सिंधु को भी देख लिया था और उसकी जो सहायक नदियाँ थी 5, उनको भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें अरब सागर में जाने वाली दूसरी नदी पढ़नी है। वैसे तो 5 हम पढ़ चुके हैं, 6 पढ़ चुके, वैसे तो 7वीं नदी पढ़नी है हमें, जिसका नाम क्या है अभी? नर्मदा। नर्मदा नदी के बारे में सुनिए भी। नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, सतपुड़ा भी पढ़ाई थी, विजयसर पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था, याद है क्या? कहां से इसका उद्गम होता है? बिल्कुल, इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है भी, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है वो कहां पड़ती है? ठीक है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में ये नदी कहां प्रवेश करती है भाई? देखो भी, मैप देखो, छत्तीसगढ़ के बाद में कहां जाती है ये? छत्तीसगढ़ के बाद में एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, व गुजरात के बाद अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है अभी, खंबात की खाड़ी में गिराती है। ये ध्यान रखना भाई। कितने राज्यों में बहती है? इधर लगी गिरना। अरे लिखा तो है, पहला कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, उसके बाद में दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। गुजरात के बाद में अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यह नदी कहां से बहती है? यह नदी पश्चिम से, इधर से इधर आ रही ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, की ओर बहती है ना। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इस नदी पर एक बना हुआ है जलप्रपात। इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और अगर हम बात करूं तो यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी है जनकना। वैसे अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। लेकिन पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भाई, सबसे लंबी नदी है, ये बात रखना। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में इस नदी पर परियोजना भी चलती है भाई, इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चलती है। सरदार सरोवर परियोजना चलती है और ये परियोजना कितने राज्यों की है भी? यह परियोजना कितने राज्यों की भी? परियोजना 4 राज्यों की है भी। अब 4 राज्य हैं कौन कौन से? पहले का नाम देखो भी, थोड़ा सा पीछे बैठ। पहले का नाम कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। पहला आ जाएगा आपका जो कौन सा? एमपी। फिर दूसरा आ जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा और चौथा आ जाएगा
देखना, ध्यान में रखना, राजस्थान से नदी प्रवाहित नहीं होती है, राजस्थान से नदी प्रवाहित नहीं होती, लेकिन सरदार सरोवर जो परियोजना चलती है उसके अंदर राजस्थान का क्या है भाई, योगदान है, उसमें राजस्थान को शामिल किया गया है। और राजस्थान की 2 जिले लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से, इस परियोजना से, इस परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, 2 जिले लाभान्वित होते हैं। पहला जिले का नाम क्या हो जाएगा, जालोर, और दूसरे का नाम बाड़मेर। ये 2 जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं किससे भाई, सरदार सरोवर परियोजना से, जो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है, और राजस्थान के 2 जिले हैं, ये भी पूछा जाता है। जालोर के सांचौर तक जाती है और बाड़मेर के बूढ़ा मनाली तक जाती है, वैसे बेसिकली याद रखना। ये है आपकी नर्मदा नदी, इसको आप लिखिए, फिर और बता दूंगा। तो सीधा होकर बैठा हुए, कितनी बार बोला है कि इस दीवार के पास मत बैठा करो। अरे तन को बेड है, इन मुख बैठ जा। देखो जल्दी से लिखो, फिर अपनी ओर चलेंगे आगे। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पड़ती है, वहां से, क्योंकि मैंने आपको लिखा रखा है पहले भी, वहां से इसका उद्गम होता है। खंबात की खाड़ी, खंबात का खाड़ी है वो अरब सागर का ही भाग है, तत्कारण खंबात की खाड़ी, ये सारी के सारी छोटा लिटर रन हो गए, ये अरब सागर के ही भाग है, ठीक है ना, अरब सागर ही बोला जाता है। अगर वो पेपर के अंदर आपको खंबात की खाड़ी ना दे तो अरब सागर दे दे, तो अरब सागर के ही सही माना जाएगा। अगर एग्जैक्ट अरब सागर भी दे दे, खंबात की खाड़ी दे दे, तो खंबात की खाड़ी करना है, समझ गए, ये बात की बात है। अगर आपको वैसे पूछ ले कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, तो गंगानगर, सूरतगढ़ ऑप्शन में ना दे तो आपको गंगानगर करना पड़ेगा, गंगानगर के अंदर आपसे पूछ ले तो सूरतगढ़ करना पड़ेगा। तो गंगानगर तो कौन है, अरब सागर है, और सूरतगढ़ कौन है, खंबात की खाड़ी है, समझ गए, ये चीज है। पानी को ऊपर ऊपर उठाया जाता है मोटरों की सहायता से, वहां टरबाइन लगे रहते हैं, उस पर पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है, फिर पानी वापस नीचे आ जाता है। आप नहीं देखे डैम वगैरह ऊपर बने होते, उनको बोलते हैं बिजली, हाँ विद्युत का उत्पादन करना ही होता है। आगे चलने का थोड़ी सी और बात रही है, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको, ऊपर वाला रफ कर दूं, ठीक है, ये इधर इधर वाला, ये ऊपर वाला यहाँ तक। अब देखो भी अपनी बात करते हैं, थोड़ी सी और बात रहेगी। ये जो परियोजना है ना, सरदार सरोवर परियोजना, ये है फुहारा पत्ती पदार्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जानना। यह है फुहारा, फुहारा पत्ती या बूंद बूंद पत्ती, बूंद बूंद पत्ती पर आधारित है, आधारित है, ठीक है। यह है फुहारा पत्ती या बूंद बूंद पत्ती पर आधारित ये परियोजना है, ध्यान में रखना। और इसको लिया कहां से गया है, इस परियोजना को, इस परियोजना को इजराइल से, इजराइल से अपनाया गया है, अपनाया गया है।
इस परियोजना को इजराइल से अपनाया गया है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है अभी। लिखो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी लिखो, और नदी पढ़ते हैं अपने। हम्म, पढ़े आगे। अब देखो अपने पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी याद आ रही है क्या? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बारे में मैंने बताया था आपको। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? देखो भाई, इस नदी का उद्गम है, उद्गम बैतूल का पठार, बैतूल का पठार एमपी से होता है भाई, एमपी से होता है। यह इस नदी का उद्गम है वो बैतूल का पठार, बैतूल का पठार एमपी से होता है, ध्यान में रखना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है। और मैं अगर बात करता हूं तो ये एमपी के बाद में कहां जाती है? सीधी एमपी से गुजरात, और गुजरात के बाद अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। एमपी से गुजरात, और गुजरात के बाद अपना जल अरब सागर में गिरा देती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अपने को और देखना है, इस पे कुछ योजना चलती है, परियोजना चलती है। इस नदी की प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख परियोजना, एक तो चलती है उकाई परियोजना, पहली है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना गुजरात में चलती है। और दूसरी आ जाएगी आपकी कांकरा पारा योजना, कांकरा पारा परियोजना। ये दोनों की दोनों कहाँ पड़ती है भाई? गुजरात में। कांकरा पारा याद आ रहा है क्या? कहाँ पड़ा था? हम्म, सूरत शहर, सूरत शहर इसी नदी के किनारे है। इतनी सी कहानी है ताप्ती नदी की, लिखिए भाई, ये इतनी कहानी है ताप्ती नदी की, लिखिए भाई। आगे चले भाई। क्या बोला है? क्या बोला है? जल्दी लिखो भाई। है डेल्टा अरब सागर वाली नहीं बनाती है, दूसरे बंगाल की खाड़ी वाली बनाती है।
कांकरा कांकरा पारा योजना, कांकरा पारा योजना। हाँ दोनों गुजरात में है, लिखा हुआ ना दोनों के तरीके से देखिए। कैसे? हाँ डेल्टा तक बता देना कि ये जो नदी है ना वो क्या है कि समुद्र का जो, मेरी बात सुनो सुनो पंगनाले, एस्टुरियन जो होता है ना वो क्या होता है समझो कि अरब सागर वाली नदियां हैं वो कम दूरी तय करती है, तो जो अवसाद होती है ना वो अवसाद क्या करती है कि तेज तट के साथ में अपने जो अवसाद होती है वो समुद्र में ले जाती है, उनको तो बोलते हैं एस्टुरियन। तो जो अवसाद है वो बंगाल की खाड़ी वाली ज्यादा दूरी तय करती है, तो वो जो अवसाद होती है ना वो क्या करती है कि तट से पहले जमा कर देती है, तो वो डेल्टा बन जाता है। इतने फर्क है, ज्यादा कुछ पता नहीं। आगे चलेंगे अपने। उकाई दूसरी है कांकरा पारा योग परियोजना, और सूरत शहर इसी नदी के किनारे। हाँ अब देखो अभी अपनी और बात करते हैं। आपकी बात करता हूं मैं शरावती नदी की। शरावती नदी, इसका जो उद्गम होता है इसका उद्गम, इसका जो उद्गम है वो होता है शिकागो। शिकागो, शिकागो कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक से होता है। इस नदी का उद्गम है वो शिकागो की पहाड़ियां कर्नाटक से होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात कौन सा रे है? कौन सा? महात्मा गांधी या फिर जोग या फिर गरसप्पा, कटप्पा नहीं गरसप्पा, याद आ गयोगे? स्थित है हैं? टेहरी बांध बता तो रहता है। हाँ बाखड़ा नागल बांध जल वाहक की दृष्टि से ऊंचा, आगे टेहरी बांध आ गया। लंबा की बात करेंगे तो वहां पे हीराकुंड बांध आ जाएगा। बताएंगे सारा, जैसे जैसे नदियां आएंगी वैसे वैसे बताते जाएंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। अच्छा रात प्रश्न आए होगी, कोई बात को नहीं, प्रश्न आप नदियां पढ़ने आ रहे हैं अभी, धीरे धीरे सारा प्रश्न भी डाउट से हो जाएगा। इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है महात्मा गांधी जो गरसप्पा स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है शरावती नदी की। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा, तो नोट में एक बात, हाँ विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात नोट में लिखना है, ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ पड़ता है? एंजिल जलप्रपात पड़ता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर पड़ता है। अगर नदी पूछ ले तो नदी का नाम हो जाएगा, नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी ओरोनी नदी, ओरोनी नदी, कोरोना ना कर दिया, कोरोनी नदी, कोरोनी नदी है, ध्यान रखना। हाँ कोरोनी नदी है, और एंजिल जलप्रपात है दक्षिणी अमेरिका के अंदर पड़ता है। ये बात में नोट में लिख लेना, याद रह जाएगा। और भारत राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चूलिया जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो सर कांचीकुल के है। कौन सा कांचीकुल? बराही नदी पर, बराही नदी पर 425। इससे छोटा है वो। जल्दी लिखो थोड़ा सा। जलप्रपात क्या होता है? थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था जलप्रपात के बारे में, तेरा ध्यान कहाँ था? किसी ने पूछा था, इधर पूछा था किसी ने, तेरा पड़ोसी तो पूछो जलप्रपात के बारे में, और पूरे विस्तारों में बताए वो।
उद्देश्य भी बताया, जलप्रपात बनाने का उद्देश्य क्या होता है। इसने पूछा था कि सर उद्देश्य क्या होता है, वो हाँ वो भी बताया था मैंने। तेरा ध्यान कहाँ था है? हाँ, भी पानी को ऊपर उठाया जाता है, ऊपर टरबाइन लगे होते हैं, उस पे ऊपर मोटर नीचे होती है, उसको पानी को उठाया जाता है, टरबाइन पे गिरा जाता है, टरबाइन पे पानी गिराते हैं तो टरबाइन ऐसे से घूमता है, उसके अंदर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे विद्युत बनती है, फिर पानी नीचे आ जाता है। उनको बोलते हैं जलप्रपात, पानी को ऊपर उठा के वापस से नीचे गिरा। जैसे अपने आता है ना ज्वार भाटा, आता ज्वार भाटे के अंदर भी ऐसी कंडीशन रहती है, लेकिन वो तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण आता है ना, और इसको उठाया जाता है। हाँ नहीं, 3 नाम ही है ये, महात्मा गांधी जो बोल दो या कसप्पा बोल दो। आगे चलें भाई, आगे आपको नदी पढ़नी है पेरियार नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी। और ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियां, याद आ रही है क्या? अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ती है बताना? हाँ, केरल और तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। पेरियार नदी, इस नदी का उद्गम है वो अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है, और यह केरल की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। इसे इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं, केरल की जीवन रेखा कहते हैं, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। इतनी सी बात, और बात क्या पढ़ोगे आप इसमें, इतनी है। और एक आ जाएगा भारतपुंज नदी, पानी, हाँ पीने के लिए पानी की जरूरत है ना, भारतपुंज, पुंज, पुंज नदी, भारतपुंज नदी है। इसका उद्गम में देख लो, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है, और यह केरल की दूसरी प्रमुख नदी है। यह केरल की, देखो दूरियां छोटी छोटी तय करती है ना, स्पीड के अंदर होती है, इसलिए वो औसत अपने आगे ले जाती है, उसमें है ना। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली सबसे बड़ी या प्रमुख नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी भाई? पेरियार। केरल की प्रमुख नदी पूछे या बड़ी नदी पूछे, बड़ी भी पूछे तो भी कौन सी हो जाएगी भाई? आपकी पेरियार हो जाएगी। और भापुंज और पेरियार, पेरियार दोनों ही केरल को ज्यादा जल देती है। ये दूसरी प्रमुख नदी है, ये पहली। इन दोनों को लिख लो आप। अरे चले भाई, ऊपर वाला कर दूं, थोड़ा सा हो रहा है वैसे। एक और नदी आती है मांडवी नदी, मांडवी नदी। यह इस नदी का उद्गम गोवा से होता है, और दूसरी विशेषता है इसकी दूधवा जलप्रपात, दूधवा जलप्रपात इस नदी के किनारे बना हुआ है। दूधवा जलप्रपात इस नदी पर बना हुआ है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात, इस नदी का उद्गम होता है गोवा से।
क्या हो गया? किधर रखे? है। क्या देती है मतलब? देखना क्या देखूं? बहुत है यहाँ तो बना ही है जलप्रपात। हाँ ये बहुत जो प्रमुख वो करवा रही है। एक बाकी जलप्रपात जैसे टोपी लगेगी उसमें आपको पूरे के पूरे जलप्रपात दिखा दूंगा। अभी तो नदियां चल रही है तो छोटी छोटी जो है वो बता रहा हूँ साथ साथ में। ऐसे तो प्रयोजन भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, प्रयोजन भी अलग टॉपिक है, थोड़ी थोड़ी प्रयोजन साथ बता रहा हूँ आपको। हो गया? तो देखो ये थी आपकी महत्वपूर्ण। एक और करते हैं अपने साबरमती नदी और कर लेते हैं ना। हाँ एक साबरमती नदी और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको अरब सागर वाली कंप्लीट होगी, बंगाल की खाड़ी वाली शुरू कर देंगे। एक दो दिनों का टॉपिक है, हो जाएगा कंप्लीट। अब तो छोटे छोटे टॉपिक रहे हैं। एक नदी और बताता हूँ, साबरमती नदी। साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? हाँ इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम पदरला की पहाड़ियां, पदरला की पहाड़ी उदयपुर राजस्थान से होता है। उदयपुर राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है। यह राजस्थान से बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तथा अपना जल अरब सागर में गिरा देती है, खंबाती खाड़ी में गिराती है अपना जल खंबाती खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, जल खंबाती खाड़ी में गिरा देती है। और अगर हम बात करें तो यह गुजरात की प्रमुख नदी है, यह गुजरात की प्रमुख नदी है। लेकिन इसका उद्गम कहां से होता है भाई? उसका उद्गम राजस्थान से होता है, उद्गम राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात की प्रमुख नदी है लेकिन इसका उद्गम है वो राजस्थान से होता है। और अगर हम इस बात करते हैं तो आगे और चलते हैं, तो एक बात वो देखना, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर और गांधी आश्रम, हाँ सारी गुजरात में स्थित है। तो गुजरात की प्रमुख नदी है ना, राजस्थान में थोड़ी सी बहती है, ये इतनी सी हो लिखनी है, आपको ध्यान रखना साबरमती नदी के बारे में। आज मोबाइल नहीं चलाई थी सर वो पड़े ये भी ऊपर वाईफाई चल रही है, चल रही है वाईफाई पूरी बैठी हो तो चला के छोड़ दिया, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे, एक नदी और बताता हूँ, माही नदी लास्ट नदी है।
फिर अरब सागर वाली कंप्लीट हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी वालों के लिए अलग से वीडियो बन जाएगा ना फिर एक। कल लगभग कल या परसों बस 2 दिनों में कंप्लीट करके फिर जिले के दिन 2 दिन का टॉपिक रहेंगे। इतिहास भी करवाएंगे आपकी सेकंड वाले पीरियड के अंदर। जब वो खत्म हो जाएगी ना, अरे याद को नहीं कांड टाइप बता देना ऑटोमेटिक याद हो जाए, कोई दिक्कत होने से। हाँ कांड टाइप में बताऊंगा था, याद हो जाए, कोई दिक्कत होने से। एक बार आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर लें, दूसरा सेकंड पीरियड के अंदर की चलना रही है बाकी कंप्लीट होते ही पॉलिटिकल फिर हिस्ट्री। हाँ हाँ महात्मा बुद्ध को ये हुआ था आपका, एक नदी पड़ती है जिसका नाम था आपने निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। हाँ बोध गया बोध गया बोध गया, उर्मिला नहीं बोध गया। और श्रीवास्ती उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था श्रावस्ती के, है ना। ओ सारनाथ में, सारनाथ में, हाँ ज्यादा उपदेश है सारनाथ के अंदर, वही उपदेश दिए थे, उपदेश दिए थे उनके। हाँ बहुत उपदेश दिए थे उन्होंने ना, द राइट ऑफ फेंसिया। प्राकृत और भाषा, प्राकृत और पाली भाषा के अंदर उन्होंने दे महापरिनिर्वाण हाँ हुआ था उनका, हो गया। बोध गया वृक्ष था, उनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। चलिए आगे, निरंजना या फाल्गु नदी किनारे हुआ था। अभी एक नदी और करवाता हूँ आपको, माही नदी। माही नदी अरे आवाज मत करो। माही नदी देखो भी, माही नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? इसका उद्गम होता है, उसका उद्गम एमपी से होता है, एमपी से। पूरा लिखना चाहते हो तो एमपी के सरदारपुरा गांव की महद झील की मोरू की पहाड़ियों से होता है, मोरू की पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से होता है। और ये उसके बाद में कहां प्रवेश करते हैं भी? एमपी के बाद है इसका उद्गम एमपी के सरदारपुरा गांव की महद झील की अममोरू की पहाड़ियों से होता है। एमपी के बाद यह खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। अममोरू की पहाड़ियों से राजस्थान से। एक बार लिखने दो आपको ना, उस बाद में लिख लेना आप। खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, बीसी मत बोलो, प्रवेश करती है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये जानना है, आगे और बात करते हैं। तो बांसवाड़ा के बाद में यह नदी देखो भी, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर में प्रवेश करती है, फिर गुजरात चली जाती है, और गुजरात के बाद अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है अभी, खंबात की खाड़ी में गिरा देती है अभी। ये बात ध्यान रखनी है। देखो भी, इसका जो उद्गम है वो एमपी के सरदारपुरा गांव की महज झील से होता है।
वह जिले की अम्बरू की पार्टी से होता है। एमपी के बाद यह है खाटू ना लिख लिया, खाटू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है ना। और उसके बाद में बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर में प्रवेश करती है। फिर गुजरात चली जाती है, गुजरात के बाद में अपना जल है वो खंबाती खाड़ी में गिरा देती है। पहली परिभाषा तो इतनी याद रखनी है आपको। उसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है वो भी बता देता हूँ आपको। हिंगी 500 सेंटर कुल है राजस्थान में। ऊपर वाला रफ कर दूंगा। अरे देखो भी और उसमें बात करते हैं। तो यह नदी डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम क्या होता है भाई? कौन कौन सी 3 नदियां यहाँ पे? सोम, माही, जखम। माही जखम का भी नाम सुना है क्या? सोम, माही, जखम, ये 3 नदियां बनाती है त्रिवेणी संगम। कहाँ पे? डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी कहाँ पे? नवाटापुरा। नवाटापुरा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर। सोम प्लस माही प्लस जखम नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ की सीमा, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद में अपनी बात और करती हैं। तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है भाई। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। हाँ, खंडित उड़ा हुआ है, एकमात्र राजस्थान का खंडित शिवलिंग है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पे मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। मेला बढ़ता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर कहते हैं। मेला बढ़ता है उसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ का पुष्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। जिस प्रकार से उनका महत्व है, जिस प्रकार से कुंभ का महत्व है, उसी प्रकार से इसके अंदर जो आदिवासी रहते हैं ना, वो मानते हैं कि अपना कुंभ तो यही है। तो आदिवासी कुंभ कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ इस क्षेत्र को कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले भाग को। और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुष्कर में स्नान करने से पाप वगैरह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे स्नान करने से ये मानते हैं कि पाप वगैरह धुल जाते हैं, इसलिए उसे वागड़ का पुष्कर कहते हैं। ठीक है, और से नहीं आगे मेरा सब कुछ बता दिया। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हाँ, खंडित मतलब एक पूरा से खंडित मतलब टूटा हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि जब उनकी स्थापना करे थे ना तो ये खंडित हो गया था, लेकिन उसको बाद में उसको चेंज नहीं किया गया, खंडित रहने दिया गया। तो राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग जहाँ पूजा होती है यहीं पे नवाटापुरा गांव के अंदर पड़ता है, जहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है। और ये जो खंडित शिवलिंग है वो संत मावजी के द्वारा स्थापित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संत मावजी थे। संत संप्रदाय के अंदर महाराजी थार लागे को नहीं, है ना। आगे पढ़ेंगे वैसे हिस्ट्री के अंदर और नाम आता है जिनका। हाँ, महाराजी आवा, एक दो नाम हुआ, रामानुजाचार्य जी का, रामानंदी जी का, आपके भी आते हैं। शंकराचार्य जी के नाम आता है ना, तो वो भी पढ़ाएंगे। लिख लिया यहाँ तक? हाँ, चलो लिख लेना भाई। बाकी अरब सागर वाली नदी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल वाली क्लास में हमें पढ़ेंगे क्या बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, कल या परसों तक ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।